वेलकम है आपका आज की इस वीडियो में। आज संचयी लाभ तथा हानियों का वितरण साझेदारों के बीच उनके अनुपात में होगा। अब ये बताइए कौन से अनुपात में होगा, नया वितरण अनुपात या नया लाभ वितरण अनुपात या पुराना लाभ वितरण अनुपात या पूंजी अनुपात या बराबर अनुपात। तो इसमें देखिए दिया हुआ है इंग्लिश में, अगर देखूँ तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इक्विटी और कैपिटल और ओल्ड प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, पुराना लाभ वितरण अनुपात। ठीक है, तो इसको देखिए इसमें आंसर क्या सही होगा वो बता दूँ। ओल्ड लाभ वितरण अनुपात इज द राइट आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट वाला आपका। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको सभी अकाउंट्स पते होने चाहिए, कौन कौन से अकाउंट्स है और कौन कौन से अकाउंट्स में कौन कौन से पार्ट्स जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जैसे दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी कि आय और व्यय लेखा एक है। अब यहाँ पे रियल यानी कि वास्तविक, अभिहित लेखा यानी कि नॉमिनल, पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत और स्टेटमेंट या फिर एक विवरण है। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा ये अकाउंट है। ठीक है, काफ़ी आसान है बट आपको नहीं पता होगा तो आप गलत कर दोगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको कन्फर्म होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो सही आंसर है वो है नॉमिनल अकाउंट, यह एक नाम मात्र खाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अंडर एन्युटी मेथड द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। अब इसमें बताया कि एन्युटी मेथड में कौन सा मतलब डिप्रिसिएशन का क्या होता है। वार्षिक वित्त पद्धति के अंतर्गत हराश की राशि सभी वर्षों के लिए समान होती है या प्रतिवर्ष बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं है, प्रतिवर्ष घटती है। फिक्स फॉर ऑल द ईयर, इंक्रीजेस एवरी ईयर, डिक्रीजेस एवरी ईयर या नॉन ऑफ दीज। तो देखिए ये जो पद्धति है ये वार्षिक वित्त पद्धति जिसको हम बोलते हैं अंडर एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड। तो इसमें क्या होता है, इसकी मतलब कि जब हम लगाते हैं डिप्रिसिएशन करते हैं तो इसमें क्या होता है फिक्स्ड फॉर ऑल द ईयर। ये 11th क्लास का क्वेश्चन है, मतलब अगर 11th क्लास में डिप्रिसिएशन है मैंने नीचे बताया भी है। ठीक, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्स कंपनी LTD forfeited 20 शेयर ऑफ द 10 रुपीज़ ईच ऑफ विच 5 रुपीज़ पर शेयर वेयर बीड अप। द कंपनी इशूड देयर शेयर एज द रेट 8 रुपीज़ एज फुल्ली पेड अप अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व विल बी। अब एक्स कंपनी लिमिटेड 10 रुपये प्रति वाले 20 अंशों को जिन पर 5 प्रति अंश दत्त तथा आहरण कर लिया है, कंपनी ने इन अंशों को 8 प्रति अंश की दर से पूर्ण दत्त के रूप में निर्गमित कर दिया है। अब पूंजी संचय में कितनी राशि हस्तांतरित होगी। तो ये देखिए इसमें बोला है कि ये 10 प्रति वाले 20 अंशों को जिन पर 5 प्रति अंश दत्त था उनका आहरण किया गया है। तो देखिए इसका सीधा सीधा आंसर बनता है 60। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑल एडजस्टमेंट एंट्रीज इन फाइनल अकाउंट आर राइटन एट 2 प्लेसेस। अब यहाँ पे बोल रहा है हिंदी में समझे तो समस्त समायोजनाओं को अंतिम खाते बनाते समय 2 जगह कहाँ लिखा जाता है। ध्यान से देखें तो ऑल एडजस्टमेंट एंट्रीज इन फाइनल अकाउंट राइटन एट 2 प्लेस, 2 जगह पे लिखा जाता है। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्रीज, ठीक, समस्त समायोजनाओं खातों को। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक, तो इसमें तीनों दिया है यानी कि इज द राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉफिट ऑन कलेक्शन ऑफ वन डिबेंचर इज ट्रांसफर टू। अब जनरल रिजर्व या कैपिटल रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अपने ऋण पत्र के निरस्तीकरण पर लाभ हस्तांतरित कहाँ किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जब हम अपने ऋण पत्रों को निरस्त करते हैं, कैंसलेशन ऑफ वन डिबेंचर, तो उसका जो अमाउंट है वो ट्रांसफर होता है पूंजी संचय में, पूंजी संचय में वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन एक्सपेंडिचर फॉर बिजनेस एंड गेन फॉर द बिजनेस, नाइदर एक्सपेंडिचर और गेन नॉर गेन, एक्सपेंडिचर एंड गेन बोथ। अब यहाँ पे बोला है कि आहरण ब्याज है। ठीक है, अब आहरण ब्याज है, अब इसके बारे में हम समझते हैं कि क्या है ये। ठीक है, आहरण क्या है ना, क्या ये इसमें दिया है कि व्यापार के लिए एंड एक्सपेंडिचर बिजनेस के लिए दिया है। यहाँ पे देखिए तो दिया है बिजनेस के लिए क्या, गेन फॉर बिजनेस यानी कि व्यवसाय में प्राप्ति के लिए यहाँ पे। ठीक, या नाइदर एक्सपेंडिचर नॉर गेन, मतलब कि ना तो व्यय कह सकते हैं एक्सपेंस है और ना ही प्राप्ति हो सकता है, और लास्ट में दिया है बोथ हो सकता है। तो व्यवसाय के लिए मतलब आहरण ब्याज है, क्यों मतलब किसके लिए, तो इसको मैं बता दूं इसका जो सही आंसर है वो है अ गेन फॉर द बिजनेस, ये बिजनेस के लिए गेन है प्राप्ति के रूप में। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है ये वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। एज ए न्यू चैनल है तो आपका सपोर्ट ही हमें अच्छे से और मोटिवेट करेगा। आपके लिए सपोर्ट करना बहुत ही आम बात होगा, सब्सक्राइब ही करना है, बट मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा होता है। प्लीज़ हो सके तो कर दीजिएगा। देखिए अब नेक्स्ट हम बात बढ़ चुके हैं। डेल क्रेडिट कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, टोटल सेल्स या क्रेडिट सेल्स रिड्यूस्ड बाय कैश सेल्स। अब यहाँ पे 134 वाले क्वेश्चन देखिए दिया है डेल क्रेडिट कमीशन कैलकुलेटेड। अब परिशोधन कमीशन की गणना की जाती है, इसमें बताया जा रहा है। तो देखिए इसमें दिया है कि कैश नगद विक्रय पर या फिर क्रेडिट उधार पर या टोटल सब पर या उधार बिक्री में से नगद बिक्री कम करके। तो देखिए एक बार मैंने शायद आपको बताया था का टोटल सेल्स। ठीक है, टोटल सेल्स इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे द यूजेस ऑफ फीफो मेथड इज सुटेबल। अब फीफो मेथड क्या होता है, फीफो अब इसको हम जरा सा समझ लेते हैं डिटेल में कि फर्स्ट इन, मेरे पास पेन कोई अच्छा है नहीं इसलिए क्या मैं बताऊँ, पर भी कोशिश करता हूँ, रुको।
जैसे फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, ये होता है। अब ये कहाँ पे यूज़ होता है इसको मैं बता देता हूँ। ये यूज़ होता है आपके जो कह सकते हैं जो माल आते हैं उसके लिए, ठीक। अब इसको हम समझते हैं ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में। फीफो यूज़ ऑफ द यूज़ ऑफ फीफो मेथड इज सुटेबल, कहाँ पे फीफो विधि का प्रयोग कहाँ होता है, कीमत की वृद्धि पर स्थिति में या घटती स्थिति में या स्थिर स्थिति में या उतार चढ़ाव की स्थिति में ना। तो यहाँ पे देखिए दिया है एट फेलिंग प्राइसेस, यानी कि घटती कीमत की स्थिति में, जब कीमत घटेगी तो फर्स्ट आएगी, फर्स्ट जाएगी। यहाँ पे फीफो विधि यही कहना चाहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्चुअल मनी रिफर्स टू यूनिट ऑफ करेंसी, मनी ऑफ अकाउंट्स, कमोडिटी मनी या लिक्विडिटी मनी। वास्तविक मुद्रा से तात्पर्य है चलन की इकाई, लेखा की मुद्रा, पदार्थ मुद्रा या प्रतिनिधि मुद्रा। तो देखिए वास्तविक यानी एक्चुअल मनी तात्पर्य क्या है, ये जो है यूनिट ऑफ करेंसी है, यानी एक्चुअल मनी यूनिट है करेंसी की, चलन की इकाई, ठीक। मॉनेटरी स्टैंडर्ड रिफर्स टू principal method is regulating the quantity of standard money, principal method is regulating the exchange value of standard money, principal method is regulating the quantity and the exchange value of standard money, principal method of regulating the purchasing power of standard money। अब यहाँ पे बोला है कि मुद्रा मान से क्या तात्पर्य, प्रमाणिक मुद्रा की मात्रा के नियम की मुख्य प्रणाली, प्रमाणिक मुद्रा के विनिमय मूल्य के नियमन की मुख्य प्रणाली या प्रमाणिक मुद्रा की मात्रा तथा उसके विनिमय मूल्य के नियम की मुख्य प्रणाली तथा प्रमाणिक मुद्रा की क्रय शक्ति के नियम की मुख्य प्रणाली। अब मुद्रा मान से तात्पर्य क्या है ये यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए 3 वाला इज द राइट आंसर होगा। और ऐसे क्वेश्चन में आपको मैं बता दूँ ज़्यादातर जो मतलब कि इससे रिलेटेड जो बातें होती हैं, जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। अब ये क्वेश्चन में देखिए रिलेटेड बातें कौन सी हैं, ज़्यादा बातें कहाँ पे, प्रणाली मुद्रा की मात्रा के नियमन की मुख्य प्रणाली या प्रणाली मुद्रा विनिमय मूल्य के नियमन की मुख्य प्रणाली। अब यहाँ पर दिया है प्रणाली मुद्रा की मात्रा तथा उसके विनिमय मूल्य के नियमन की मुख्य प्रणाली, यानी कि प्रिंसिपल मेथड, इंग्लिश में समझे तो प्रिंसिपल मेथड ऑफ रेगुलेटिंग द क्वांटिटी एंड एक्सचेंज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड मनी। तो इज द राइट आंसर होगा। अगर आपको लगे कि क्वेश्चन में गलत बता रहा हूं तो सीधे आप मुझे चैलेंज कर सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप बता सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम हो। और लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ पे टेलीग्राम है, मैं बहुत वेट कर रहा हूँ आपका, जल्दी से वहाँ आइए और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलेगा। इसी के साथ अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, नाबार्ड हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड ऑन दी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर दूसरे तीसरे साल आता ही आता है। तो इसका मैंने रिलेटेड फुल वीडियो शॉर्ट में बना दिया है जहाँ पे आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन उसका दे दिया है, ठीक। और इसका आंसर मैं बता दूँ, नहीं आप वो वाला देख लो तो इसका आंसर, और जिसे आता हो वो लिख दे नीचे, जिन्होंने देखा होगा लिख दे इसका आंसर, और फिर मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू ऑफ मनी एंड जर्नल प्राइस लेवल इज। अब डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, इनवर्स है, रिलेशनशिप प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल, ठीक। तो यहाँ पर मूल्य की, मुद्रा मूल्य के और सामान्य कीमत के स्तर के बीच का जो संबंध है वह है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समानुपातित। अब देखिए इसका जो सही आंसर है वो मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर है इन्वर्स रिलेशनशिप, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे which one of the following is considered as the economic evil of money? Encouragement of borrowing, encouragement of over capitalization, encouragement या materialism, encouragement or to borrowing and over capitalization। तो इसका हम सही आंसर देखेंगे और हिंदी में पहले हम समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का आर्थिक दोष माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया उदार प्रथा को प्रोत्साहन देना, अति पूंजीयन को प्रोत्साहन देना, भौतिक को प्रोत्साहन, उधार प्रथा तथा अति पूंजीयन दोनों अब यहाँ पे आ जा रहे हैं, यानी कि इज द राइट आंसर है 4, ठीक। नेक्स्ट इंडियन रुपीज़ इज। अब ये कौन सी मुद्रा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन क्लास 11 का। स्टैंडर्ड मनी, टोकन मनी, स्टैंडर्ड टोकन मनी या फिर ऑप्शनल मनी या प्रमाणिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, प्रमाणिक सांकेतिक मुद्रा या गौड़ मुद्रा। तो देखिए इसका सही आंसर है स्टैंडर्ड टोकन मनी, स्टैंडर्ड यानी कि प्रमाणिक सांकेतिक मुद्रा, ठीक, स्टैंडर्ड टोकन मनी। द प्रिवेलेंट नेम ऑफ गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड इज। फुल गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड या गोल्ड पार्टी स्टैंडर्ड। स्वर्ण चलमान का प्रचलित नाम है पूर्ण स्वर्णमान, पूर्ण परामान, स्वर्ण विनिमय मान या स्वर्ण समतामान। अब यहाँ देखिए क्या है कि स्वर्ण चलमान का प्रचलित नाम क्या है पूछा है ना, तो इसमें मैं बता दूँ इसका जो सही आंसर है वो फुल गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक, पूर्ण स्वर्णमान। नेक्स्ट देखेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शंस अप्रॉक्स विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमाइन द जर्नल प्राइस लेवल। क्वांटिटी मनी इन कैलकुलेशन इट्स वेलोसिटी एंड द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स वेलोसिटी, इक्विटी मनी एंड सर्कुलेशन, वैल्यू ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रक्शन एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड, ए एंड बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर सीधे सीधे आप ए एंड बी पे लगा दीजिएगा। हिंदी में मैं एक बार समझा देता हूँ। व्यावसायिक विचारधारा के अनुसार में से कौन सा घटक सामान्य मूल्य स्तर निर्धारित नहीं करता है। प्रचलन में मुद्रा की मात्रा, इसकी चलन गति तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की मुद्रा में विनिमय, साफ मुद्रा की मात्रा की चलन की गति या प्रचलन में मुद्रा की मात्रा, साफ मुद्रा तथा मात्रा तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का मुद्रा से विनिमय। उपरोक्त एक और दूसरा, ये और ये वाला, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे टू रिड्यूस द इन्फ्लेशनरी
gap. The amount of tax should be increased. Production of goods and service should be increased. A and above should be adopted. तो इसमें सीधे सीधे मैं बता दूँ 3 वाला इज द राइट आंसर होगा A एंड B, A एंड 1 एंड 2 वाला। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असिस्ट फॉर बैंक, कैपिटल, रिजर्व फंड, लोन एंड एडवांस, बिल्स पेबल। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असिस्ट फॉर बैंक। अब यहाँ पे बैंक का असिस्ट आपको बता दूँ कि लोन एंड एडवांस होता है। ठीक, बैंक का एक परिसंपत्ति, कौन सी परिसंपत्ति है? ठीक, ऑफ ऑल द असिस्ट ऑफ अ बैंक द मोस्ट नॉन, यहाँ पे परफॉर्मेबल हो सकता है, मुझे जहाँ तक लगता है। असिस्ट इज हिंदी में समझ लें बैंक की कुल परिसंपत्तियों में से लाभ ना देने वाली परिसंपत्ति क्या हो सकती है? बिल्डिंग एंड फर्नीचर, कैश, कॉल मनी या बिल्डिंग फर्नीचर एंड कैश। देखिए इसमें मैं बता दूं इसका जो सही आंसर है वो है 4th वाला, यानी कि बिल्डिंग, फर्नीचर एंड कैश तीनों मिला के। द स्टॉक ऑफ बैंक इज ऑफिस बिल्डिंग्स एंड फर्नीचर, मनी एंड कॉल्स एंड शॉर्ट नोटिस, ट्रेजरी बिल या कमर्शियल बिल। बहुत ही अच्छा, एक बैंक का मृत स्कंद है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि एक बैंक का मृत स्कंद क्या हो सकता है, तो मैं बता दूं कार्यालय भवन फर्नीचर होता है मृत स्कंद। द इशू ऑफ करेंसी नोट्स बाय RBI इज। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको, और इसका आंसर मैं भी नहीं बताऊंगा, वो आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। अगर आपको पता हो कमेंट बॉक्स में भर दीजिए पूरा, और दोस्तों को ये जरूर शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगता है तो जरूर भेजिएगा, बाकी अगर कुछ गड़बड़ लगे तो जरूर कमेंट में बताइए, जिससे मैं और भी इंप्रूव कर सकूँ। नेक्स्ट ये आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, डिस्काउंट रेट में ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल रिजर्व रेशियो, क्रेडिट रेशियो। में से कौन सा साख नहीं सकती? परिमाणात्मक विधि नहीं, कटौती, प्रबंधन कोष अनुपात या खुले बाजार के लिए साख का रोसलिंग। ठीक, इसमें मैं बता दूं इसका जो सही आंसर है वो है आपका 4th वाला, क्योंकि इसमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि साख के राशनिंग से, ठीक है, क्वांटिटी मेथड कंट्रोल होता है, यानी कि नियंत्रण, इसमें साख नियंत्रण होता है। ठीक, लास्ट और सबसे अच्छा क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा हस्तांतरण के लिए किसका प्रयोग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज द इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांसफर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और इसका सही आंसर जो है स्विफ्ट, SWIFT, ये आपका सही आंसर है। यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है 2016 के सारे क्वेश्चन, सब डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैंने बना के रख दिए हैं, वहाँ से जाइए, बिंज वॉच करिए। ड्रीम यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आपको जाना है, 2 मेहनत तो करना होगा, और इसको आसान बनाने के लिए ही मैं ये सब लेकर आया हूँ, जो आपको काफ़ी अच्छे से इंप्रूव करेगा। मेरा उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगता है दोस्तों को शेयर करिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं फिर 2018 को लेकर, एग्जाम क्वेश्चन पेपर को लेकर। तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद, बाय।